दूरदर्शन, जिसके बगैर शायद 80 और 90 के दशक के लोग अपना बचपन इमेजिन ही नहीं कर सकते। दूरदर्शन ने ही हमें टीवी की दुनिया से रूबरू करवाया। ये सिर्फ मनोरंजन का एक साधन नहीं, बल्कि हमारे जीवन का अहम हिस्सा हुआ करता था। उस दौर में दूरदर्शन पर हम लोग बुनियाद, शक्तिमान, विक्रम बेताल और मालगुड़ी डेज जैसे ना जाने कितने ही दिल छूने वाले टीवी सीरियल्स देखे, जिन्हें याद करके आज भी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और जिन्होंने अपना बचपन 90s में नहीं बिताया, उन्हें बता दें कि वो ऐसा वक्त था जब दूरदर्शन के सामने दिया और अगरबत्ती की जाती थी। रविवार सुबह 9 बजे देश भर के करोड़ों लोग दूरदर्शन देखते थे और फिर प्रोग्राम खत्म होते ही पूरे मोहल्ले में प्रसाद बांटा जाता था, क्योंकि उस वक्त दूरदर्शन पर रामायण सीरियल टेलीकास्ट होता था। दूरदर्शन के साथ हमारी ऐसी ही ना जाने कितनी यादें जुड़ी। रामायण और महाभारत जैसी स्पिरिचुअल सीरियल दिखाने से लेकर कृषि दर्शन में खेती बाड़ी सिखाने तक, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या जैसे मुश्किल दौर में भी हर खबर देशवासियों तक पहुंचाने में दूरदर्शन ने एक अहम भूमिका निभाई। आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। उन्हें तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ले जाया गया। लेकिन एक समय पर हम सभी का पसंदीदा चैनल आज अचानक से गुमनाम हो चुका है। ज्यादातर लोगों को तो ये तक पता नहीं कि दूरदर्शन चल भी रहा है या बंद हो चुका है। लेकिन दूरदर्शन का ये डाउनफॉल आया कैसे, और चंद्रकांता, व्योमकेश बख्शी, अलिफ लैला और चित्रहार जैसे मशहूर टीवी शोज रिलीज करने वाले ये चैनल अचानक से गायब कहाँ हो गए। जानेंगे दूरदर्शन के राइज एंड फॉल की पूरी कहानी इस दिलचस्प वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। गीतों के सुरीले कार्यक्रम रंगोली में मैं प्राची, आपकी लाडली होस्ट और दोस्त, आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मित्रों, दूरदर्शन की कहानी शुरू होती है उस दौर से जब भारत आजादी के बाद अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा। देश में रेडियो ही जानकारी और मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन था और टेलीविजन सिर्फ पश्चिमी देशों की एक नई तकनीक माना जाता। लेकिन साल 1959 में दिल्ली के एक छोटे से स्टूडियो से भारत का पहला टेलीविजन प्रसारण शुरू हुआ और उस वक्त इस टीवी चैनल का नाम रखा गया टेलीविजन इंडिया। शुरुआत में ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। हफ्ते में 2 या 3 दिन कुछ घंटों के लिए कार्यक्रम दिखाए जाते थे और उस वक्त टीवी सेट पूरे शहर में गिनती के घरों में ही हुआ करते थे। दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में लोग अकेले टीवी नहीं देखते थे, पूरा मोहल्ला एक ही घर में इकट्ठा हो जाता। बच्चे जमीन पर बैठते, बड़े लोग कुर्सियां लगाते और जैसे ही स्क्रीन पर दूरदर्शन का लोगो घूमते हुए आता, घर में एक अजीब सा उत्साह भर जाता था। शुरुआत में इस टीवी चैनल का उद्देश्य एंटरटेनमेंट से ज्यादा एजुकेशन था, इसलिए यहाँ स्वास्थ्य पर बातें होती थी। लोगों को ट्रैफिक नियम, उनके अधिकार और न्याय व्यवस्था के बारे में सिखाया जाता था। शिक्षा, खेती और समाज सुधार को ध्यान में रखकर कार्यक्रम बनाए जाते थे। इसी तरह देखते ही देखते दूरदर्शन सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बन चुका था। फिर आया साल 1965 जब दूरदर्शन ने नियमित दैनिक प्रसारण शुरू किया और पहली बार टीवी खबरें देश के घर घर तक पहुंचने लगी। यहाँ हर रोज 5 मिनट न्यूज बुलेटिन आता था, जिसमें युद्ध हो या चुनाव, देश में क्या चल रहा है, सभी खबरें दी जाती थी। लोगों ने रेडियो की जगह दूरदर्शन पर खबरें सुनना शुरू किया और फिर साल 1966 में दूरदर्शन पर आया एक ऐसा प्रोग्राम जिसने देश में हरित क्रांति की शुरुआत कर दी, और ये प्रोग्राम था कृषि दर्शन। किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, जिसने लोगों को खेती करने का सही तरीका सिखाया। ये प्रोग्राम आज भी दूरदर्शन पर चलता है और इसने लॉन्गेस्ट रनिंग टेलीविजन प्रोग्राम का रिकॉर्ड भी बनाया। हालांकि उस समय दूरदर्शन की सेवाएं सिर्फ दिल्ली तक सीमित थी, लेकिन फिर सन 1972 में दूरदर्शन मुंबई पहुंचा और 1975 में अमृतसर, श्रीनगर, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों तक पहुंचने लगा। और इसी दौर में भारत सरकार ने इस चैनल के अंग्रेजी नाम टेलीविजन इंडिया को बदलकर दूरदर्शन कर दिया। लेकिन असली क्रांति आई साल 1982 में, जब एशियन गेम्स के दौरान भारत में पहली बार रंगीन यानी कलर टीवी प्रसारण शुरू हुआ। आज सवेरे प्रधानमंत्री ने वहां एशियाई खेल ज्योति प्रज्वलित की। For India, athletics
is a major event. And then it's hockey, also wrestling, boxing, football. अचानक टीवी सिर्फ अमीरों की चीज नहीं रही, बल्कि हर भारतीय का सपना बन गया। दुकानों के बाहर भीड़ लगने लगी, लोग EMI पर टीवी खरीदने लगे। उस वक्त शाम होते ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता, क्योंकि पूरा देश एक साथ दूरदर्शन देख रहा होता था। इसी दौर में दूरदर्शन ने अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए सैटेलाइट इंटरैक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया, जिससे नासा और इसरो ने एक साथ मिलकर पूरा किया। और इस प्रोजेक्ट के जरिए पहली बार देश के 2400 गांवों में एक साथ टीवी प्रोग्राम टेलीकास्ट किया गया। यही वो समय था जब दूरदर्शन सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि भारत की धड़कन बन गया, जिसे अब अपना आइकॉनिक लोगो और ट्यून भी मिल चुका था। मित्रों, 80 और 90 का दशक दूरदर्शन के इतिहास का वो सुनहरा दौर था जब भारत में चैनल सिर्फ एक था, लेकिन कहानियां हजारों थी। उस समय ना रिमोट की लड़ाई होती थी, ना चैनल बदलने का विकल्प। पूरा देश ही एक स्क्रीन देखता था, और वही स्क्रीन लोगों को हंसाती भी थी, रुलाती भी थी और सोचने पर मजबूर भी करती थी। रविवार की सुबह हो या बुधवार की रात, दूरदर्शन का टाइम टेबल ही लोगों की जिंदगी का टाइम टेबल बन चुका था, जहां आने वाले सभी शोज हिट होने लगे। जैसे कि 1984 में आया हम लोग, जो भारत का पहला धारावाहिक शो था, जिसमें आम लोगों के जीवन का संघर्ष दिखाया गया था, और इस शो ने लोगों के दिलों पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। साल 1987 में जब रामानंद सागर की रामायण पहली बार टेलीकास्ट हुई, तब शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि टीवी इतिहास का सबसे बड़ा सांस्कृतिक पल बनने जा रहा है। रविवार सुबह 9 बजे जैसे ही टाइटल म्यूजिक, सड़कें खाली हो जाती थी, बसें रुक जाती थी, बाजार बंद हो जाते थे, और लोग टीवी के सामने बैठने से पहले स्क्रीन पर फूल चढ़ाते, दिया जलाते, अगरबत्ती करते थे। कई जगह तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रसाद तक बांटा जाता था। करोड़ों लोग एक साथ भगवान राम की कथा देख रहे थे। ऐसा दृश्य शायद दुनिया के किसी और देश में कभी नहीं देखा गया। रामायण के बाद B.R. चोपड़ा की महाभारत आई और दूरदर्शन की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। मैं समय हूँ की आवाज सुनते ही पूरा घर शांत हो जाता। मैं समय हूँ और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। इसके अलावा बुनियाद के विभाजन का दर्द दिखाया गया। मालगुडी डेज ने गांव की मासूमियत, विक्रम बेताल ने बच्चों की कल्पनाओं को उड़ान दी, तो शक्तिमान ने हर बच्चे के सुपर हीरो बनने का सपना पूरा किया। चंद्रकांता, व्योमकेश बख्शी और आलिफ लैला जैसे शो सीरियल नहीं थे, वो उस दौर की यादें बन गए। लेकिन दूरदर्शन सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं था। यही चैनल था जिसने देश के बड़े बड़े ऐतिहासिक पलों से जोड़ा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की खबर हो, युद्ध की स्थिति हो या चुनाव का परिणाम, हर बड़ी सूचना सबसे पहले दूरदर्शन के जरिए ही देशवासियों तक पहुंचती। उस दौर में न्यूज एंकर सिर्फ खबरें नहीं पढ़ते, लोग उनकी आवाज पर भरोसा भी करते थे। जैसे कि साल 1984 और दूरदर्शन पर न्यूज रिपोर्टिंग करती थी सलमा सुल्तान। उनके बालों में लगा गुलाब और गालों में पड़े डिंपल लोगों के आकर्षण का केंद्र हुआ करते थे। उनका वी शेप में साड़ी पहनने का एक अलग अंदाज था, जो एक फैशन ट्रेंड बन चुका था। अब 31 अक्टूबर 1984 की सुबह देश भर में खबरें फैलने लगी थी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोली लगी है, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। इसलिए सभी देशवासियों ने शाम 8 बजे का इंतजार किया ताकि दूरदर्शन के समाचार पे पूरी खबर पता चले। शाम हुई, टीवी खुला, सामने सलमा थी, लेकिन उस दिन गुलाब नहीं था। और सलमा के बोलने से पहले कि हर कोई समझ चुका था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अब नहीं रही। आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। उन्हें तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ले जाया गया। आज सुबह पीएम आवास के बाहर ही उनके गार्ड ने उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये खबर सुनते ही पूरे देश में करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू बहने लगे। इसी से आप समझ सकते हैं कि 80 और 90 के दशक में दूर की कितनी अहमियत थी। मगर इतिहास गवाह है, हर राइज के बाद फॉल जरूर आता है, और दूरदर्शन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 90 के दशक को शुरू करते करते भारत बदल रहा था।
शहरों में नई पीढ़ी जन्म ले रही थी, दुनिया तेजी से ग्लोबल हो रही थी और लोगों की पसंद भी बदलने लगी थी। लेकिन दूरदर्शन अब भी उसी धीमी रफ्तार में चल रहा था और जैसे ही समय वहां ठहर गया। इसी बीच साल आया 1991। भारत की अर्थव्यवस्था संकट में थी और सरकार ने देश के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। इसी आर्थिक उदारीकरण के साथ भारत में एक ऐसी क्रांति आई जिसने मनोरंजन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। केबल और सैटेलाइट टीवी अचानक भारतीय घरों में विदेशी चैनल आने लगे। स्टार टीवी, जी टीवी और एम टीवी जैसे चैनलों ने रंगीन दुनिया दिखानी शुरू कर दी। जहां दूरदर्शन पर सीमित कार्यक्रम और तय समय था, वहीं नए चैनलों पर 24 घंटे फिल्में, म्यूजिक, कार्टून और ग्लैमरस शो चलने लगे। अब दर्शकों के हाथ में रिमोट था और यही रिमोट दूरदर्शन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। पहले लोग इंतजार करते थे कि परिवार कब आएगा, लेकिन अब हर दिन मनोरंजन मिलने लगा था। युवा पीढ़ी को तेज एडिटिंग, नई कहानियां और विदेशी स्टाइल पसंद आने लगा। दूरदर्शन प्रोग्राम धीरे धीरे पुराने और सरकारी लगने लगे। दूसरी तरफ सरकारी नियंत्रण भी इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। हर कार्यक्रम के लिए लंबी एक्सपेक्टेशन प्रोसेस, सीमित बजट और एक्सपेरिमेंट करने की फ्री ना होना, इन सब ने क्रिएटिविटी को रोक दिया। जहां निजी चैनल नए स्टार्स और बड़े प्रोडक्शन में पैसा लगा रहे थे, वहीं दूरदर्शन अभी पुराने ढांचे में बंधा हुआ था। विज्ञापन देने वाले भी धीरे धीरे निजी चैनलों की तरफ जाने लगे क्योंकि वहां दर्शक ज्यादा थे। हालांकि दोस्तों, व्योमकेश बख्शी और शक्तिमान जैसे शो लाकर दूरदर्शन ने फिर से सुर्खियां बटोरी और अपने चैनल्स को अलग अलग बांट दिया। जैसे कि जनरल एंटरटेनमेंट के लिए डीडी नेशनल, भारत के कल्चर को प्रमोट करने के लिए डीडी भारती, स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग के लिए डीडी स्पोर्ट्स और कई डीडी रीजनल चैनल्स की शुरुआत की। इसके साथ साल 2005 में दूरदर्शन ने हवाएं नाम की सुपरहिट शो लॉन्च किया, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब दूरदर्शन की डूबती नैया पार लग जाएगी और प्राइवेट चैनल्स की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि 2010 के बाद दूरदर्शन की हालत और भी खराब हो गई, क्योंकि दूरदर्शन ने कभी अपने कंटेंट को मॉडर्नाइज ही नहीं किया। इसलिए नई जनरेशन के दर्शक दूरदर्शन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे और देखते ही देखते कई प्राइवेट न्यूज चैनल्स भी आ गए, जिन्होंने न्यूज कैटेगरी में भी दूरदर्शन के सिर से उस ताज को छीन लिया। ये चैनल्स तेज रिपोर्टिंग, लाइव डिबेट और किसी भी खबर के अलग पहलू दिखाने लगे थे। दूसरी तरफ दूरदर्शन पर सरकारी नियंत्रण बना हुआ था, जैसे कि आपातकाल के दौर में इसे सरकारी प्रचार का माध्यम बनाए जाने की छवि पहले ही लोगों के मन में बैठ चुकी थी और समय के साथ ये धारणा पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई। दर्शकों को लगा कि ये खबरें कम और सरकार का नजरिया ज्यादा दिखाया जाता है और देखते ही देखते वो चैनल जिसने कभी पूरे देश को एक साथ बिठाकर हंसाया, रुलाया और जोड़ा था, अब नई सदी की तेज रफ्तार में खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करने लगा। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या दूरदर्शन सच में खत्म हो चुका है? क्या वो चैनल जिसने कभी पूरे देश को एक साथ बैठकर टीवी देखने की आदत सिखाई थी, आज सिर्फ इतिहास की किताबों में रह गया है? तो आपको बता दें कि सच ये है कि दूरदर्शन आज भी बंद नहीं हुआ है, बल्कि चुपचाप अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। देश के सबसे दूरदराज गांव से लेकर पहाड़ी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक, जहां आज भी केबल टीवी या इंटरनेट ठीक से नहीं पहुंच पाता, वहां दूरदर्शन ही लोगों के मनोरंजन और जानकारी का सबसे बड़ा सहारा है। डीडी फ्री डिश के जरिए आज भी करोड़ों घरों में बिना किसी मासिक शुल्क के दर्जनों चैनल देखे जाते हैं। यानी जिस दौर में बाकी सब प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन के बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ने देते, वहां दूरदर्शन आज भी मुफ्त में देश को जोड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान जब दूरदर्शन ने फिर से रामायण और महाभारत का प्रसारण शुरू किया, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। करोड़ों लोग एक बार फिर टीवी के सामने बैठ गए। सोशल मीडिया पर वही पुरानी यादें लौट आईं और रामायण ने उस समय दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टीवी शो बनकर रिकॉर्ड तोड़ दिया। अचानक लोगों को एहसास हुआ कि कंटेंट नया होना जरूरी नहीं, दिल से जुड़ा होना जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद सच्चाई ये भी है कि आज के OTT प्लेटफॉर्म, यूट्यूब और प्राइवेट चैनल की तेज रफ्तार दुनिया में दूरदर्शन अभी भी अपनी पहचान तलाश रहा है। नई पीढ़ी मोबाइल स्क्रीन पर शिफ्ट हो चुकी है और मनोरंजन अब टीवी तक सीमित नहीं रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दूरदर्शन खुद को डिजिटल दौर के हिसाब से बदल पाएगा? क्या वो फिर से वही दौर ला पाएगा जब रविवार की सुबह सड़कें खाली हो जाती थीं और पूरा देश एक ही कहानी देखता था? शायद जवाब भविष्य के पास है, लेकिन इतना तय है कि दूरदर्शन सिर्फ एक चैनल नहीं था, वो एक एहसास था, एक ऐसा दौर जब टीवी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि पूरे परिवार को जोड़ने वाला धागा हुआ करता था। तो दोस्तों, 80 और 90 के दशक के सबसे लोकप्रिय टीवी चैनल
दूरदर्शन के साथ आपकी कौन सी यादें जुड़ी हुई हैं और आपको दूरदर्शन का कौन सा टीवी शो सबसे ज्यादा पसंद था, कमेंट्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 21,221 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।